Jai Hind everyone, welcome to Ground Zero Defense Academy. I hope you all are doing well और आप हमारी इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। हमने जो ग्राउंड जीरो की टीम है, वी आर ऑल ट्राइंग आर लेवल बेस्ट की बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी क्लासेस को आपके सामने लेकर आए। हम ऑलरेडी मैथ्स की, एनडीए मैथ्स, सीडीएस मैथ्स और जीएस की क्लासेस हम शुरू कर चुके हैं और अभी आपकी नेक्स्ट वीक से आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। सो डोंट वरी, आपको अपने एनडीए और सीडीएस के लिए जितना भी मैटर है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सारा कंप्लीट मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो अपनी जो क्लासेस लेके चल रहा हूं पॉलिटी की, इसमें मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको जो मैटर मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने बेसिक्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब कंप्लीट कराते हुए मैंने आपके सामने जो क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं, वो क्वेश्चंस भी हमने बेसिक्स लिए हैं, जिससे कि बच्चा स्टार्टिंग में लेवल बाय लेवल इंक्रीज हो। जो फ्रेशर भी है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। जो ऑलरेडी बच्चे पहले पढ़ चुके हैं तो उनकी तो कैचिंग पावर अच्छी होगी, वो तो बहुत जल्दी सॉल्व भी कर रहे होंगे और बहुत जल्दी जल्दी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख भी रहे होंगे, है ना। तो हम जो यहाँ क्लासेस बना रहे हैं, ओवरऑल एक ऐसी क्लासेस जिससे बच्चा चाहे फ्रेशर है चाहे वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सबके लिए बेनिफिट हो जाए। ओके, तो चलिए आज की क्लास में देखो, लास्ट क्लास में मैं आपको 25 क्वेश्चंस आपके संग मैंने डिस्कस किए थे ऑन द टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी उसमें और भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, डोंट वरी। लेकिन आफ्टर दैट हम अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे। ध्यान रखना बच्चों, मैंने अभी तक अपनी क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उसका लेवल अब आगे से बढ़ेगा। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं वो थोड़ा सा अपनी जो स्टडीज हैं, अपना जो हार्डवर्क है थोड़ा सा और बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम उसी लेवल पर रहेंगे तो यूपीएससी के लेवल तक कैसे पहुंचेंगे। तो आपका लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है उसको सस्टेन भी करना है और आगे भी बढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज पार्ट 5, और पार्ट 5 का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर का नाम है यूनियन। और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, इसमें आर्टिकल्स है बेटा 52 से लेकर 151। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। देखो, हमारे देश में एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति का पोस्ट है। ये पोस्ट हमने यूएसए से लिया है। अच्छा, अब जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, अगर उनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको मैं यहां बताऊंगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के बारे में। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको जो पहली क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इनमें कुछ क्वालिफिकेशन तो बहुत कॉमन रहेंगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन इसके अलावा जो यूनिक फीचर है क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति के, तो उसमें आप मेंशन करेंगे वो कम से कम 35 इयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। दूसरा, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद का मतलब होता है वह उसको किसी भी प्रकार की सरकारी सैलरी, वेतन, भत्ते ना मिल रहे हो या किसी सरकारी बोर्ड का मेंबर ना हो। ओके। तीसरा आप मेंशन करेंगे कि जब आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो यू शुड बी एलिजिबल, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं एलिजिबल, यानी कि योग्य, टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि वह लोकसभा का मेंबर बनने लायक हो। मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो लोकसभा का मेंबर हो, वह लोकसभा का मेंबर बनने लायक हो। और इसमें चौथी कंडीशन आ जाएगी, आप जब देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो देश के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें जो वोटर्स होते हैं वो होते हैं एमपी और एमएलए। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्योंकि एमपी और एमएलए वोट करते हैं, तो इसका मतलब आपको कम से कम 50 ऐसे एमपी या एमएलए या दोनों ऐसे एमपी और एमएलए 50 कम से कम लाने पड़ेंगे जो आपका नाम प्रपोज करेंगे। बेटा, प्रपोज करने का मतलब होता है प्रस्तावित, नाम रखेंगे। मानो आप क्लास के मॉनिटर बनना चाहते हैं तो क्लास के कुछ बच्चे तो आपका नाम आगे देंगे, तो ऐसे ही राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रपोजर्स की जरूरत पड़ती है। और ये प्रपोजर्स कौन हो सकते हैं? एमपी या एमएलए। और फिर 50 अन्य मतलब 50 मोर अदर्स
MP MLA चाहिए जो आपको आपके इलेक्शन में सपोर्ट करने की बात कहें। तो ये 50 हो जाएंगे बेटा सेकेंडर्स। क्या हो जाएंगे? सेकेंडर्स। तो उम्मीद करता हूं 4 पॉइंट समझ में आए। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उसमें पहली वाली कंडीशन तो सेम रहेगी, दूसरा पॉइंट भी आप कह सकते हैं सेम है, तीसरे पॉइंट में अंतर आ जाएगा कि वह राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है। चौथी कंडीशन में आप लिखेंगे 2020, यानी कि 20 प्रपोजर्स 20 सेकेंडर्स। ठीक है। देखो चारों पॉइंट्स को कंपेयर करें, शुरू के 2 पॉइंट्स आपके सेम है, तीसरे पॉइंट में अंतर क्या है? एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ, यहां लोकसभा था, यहां राज्यसभा आ जाएगा। यहां पर 50 प्रपोजल चाहिए थे, यहां 20 चाहिए, यहां 50 सेकेंडर्स चाहिए, यहां 20 सेकेंडर्स चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक चीज और आप ध्यान रखें, मैं अलग से बॉक्स में बता देता हूं। देखो जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जाते हैं तो इसमें कॉमन पॉइंट है, और वो कॉमन पॉइंट ये है कि आपको 15,000 रुपीज का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है। इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ता है आरबीआई में। कहां करना पड़ता है बेटा? आरबीआई में। और ये पैसा कैंडिडेट को वापस मिल जाता है, भले ही वो हारे या जीते। कंडीशन एक है, कंडीशन ये है कि उस कैंडिडेट के पक्ष में कम से कम 1/6 ऑफ वैलिड वोट्स उसने सिक्योर किए हों। मैंने क्या बोला? चाहे राष्ट्रपति के इलेक्शन में 5 जने खड़े हैं, पर वो जो 5 जने खड़े हैं उन पांचों में से अगर एक भी ऐसा है जिसने अपने पक्ष में 1/6 वैलिड वोट सिक्योर नहीं करे हैं, तो उसे वो 15,000 वापस नहीं मिलेंगे, बाकियों को हो जाएंगे। चाहे पांचों को 1/6 तो मिनिमम मिले हों, तो पांचों को वापस मिलेंगे। इसमें हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। ये 15,000 का सिक्योरिटी मनी वापस तब आपको मिलेगा अगर आपको कम से कम इतने मिनिमम वोट्स मिले हैं, फिर चाहे आप हारे हो या जीते। तो आई थिंक सो ये तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज। तो बच्चों इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है निर्वाचक मंडल, और इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो वो आपसे पूछना बोल रहे हैं वोटर्स। क्या बोल रहे हैं? वोटर्स। यानी कि इलेक्शन में वोट कौन डालेगा। तो मैं यहां बता देता हूं, जब हम राष्ट्रपति के लिए बात करते हैं, यहां मेंशन कर देता हूं प्रेसिडेंट, और यहां मेंशन कर देता हूं वाइस प्रेसिडेंट। जब हम राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान देना मैंने क्या लिखा? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। क्यों इलेक्टेड? क्योंकि राज्यसभा में नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो वो नहीं आएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर। अब लेजिस्लेटिव असेंबली कहां की? तो आप यहां ध्यान रखें, ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑफ ऑल स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी। सभी राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर और यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर। और यूनियन टेरिटरी भी कहां की? दिल्ली और पौंडीचेरी बस। क्योंकि आपको पता है कि अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, ठीक है ना। वैसे तो अभी तक भारत में दिल्ली और पौंडीचेरी ही 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जहां पर विधानसभाएं थी, लेकिन अब क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो वहां भी विधानसभा बन जाएगी। तो इसका मतलब मैंने यहां मेंशन कर दिया, केवल दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के मेंबर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा कब बनी भाई, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि 69th अमेंडमेंट के द्वारा, 69th अमेंडमेंट के द्वारा। और कब दिल्ली पौंडीचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के इलेक्शन में आने की परमिशन मिली? तो आप लिख सकते हैं 70th अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली पौंडीचेरी को भी शामिल किया गया कि वहां के भी इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं।
तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखना, उसमें आते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा ओनली। अब देखो इसका मतलब क्या है, ओनली माने क्या है? ओनली माने केवल लोकसभा राज्यसभा आएगी या विधानसभा नहीं आएगी। ऑल का मतलब है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आएंगे, सिंपल है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेता है, ये हमारा क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि सर हम आर्टिकल्स इतने सारे हैं तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दो। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, जो आर्टिकल्स मैं आपको क्लास में बताता जाऊंगा बस वही आर्टिकल्स आप लेवल 1 में फिलहाल याद करना शुरू करना। तो जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, तो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में 54 में दिया गया है बेटा। किस में दिया गया है? 54, ध्यान रहेगा। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में आर्टिकल 54 में दिया गया है, तो आप ये वाला आर्टिकल याद कर ले। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल याद करने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर प्रेसिडेंट वाला याद करें। आर्टिकल 54 में वोटर्स के बारे में मेंशन है, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है, 54 में इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में मेंशन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, भाई राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो जो कैंडिडेट जीतता है तो उसका भी एक प्रोसेस है। इलेक्शन प्रोसेस नहीं बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। मैंने अभी आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल वोटर्स बताए, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है वो नहीं बताया। वो सीडीएस में तो बहुत जरूरी है, एनडीए में फिर भी इतना जरूरी नहीं है, पर सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता कैसे है। तो पहले मैं ये कंप्लीट करता हूं, फिर मैं आपको अलग से बता देता हूं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो यहां मैं मेंशन कर दूं, पहले तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद फिर मैं आपको यहां पर एक लाइन ड्रॉ करके बता देता हूं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों का टर्म 5 इयर्स ही होता है। कितना बेटा? 5 इयर्स। जब रेजिग्नेशन की बारी आती है तो प्रेसिडेंट अगर रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देना चाहता है तो प्रेसिडेंट को। तो ये तो बेसिक जानकारी हुई। अब पहले मैं आपको बता दूं, लाइक कुछ बच्चों के डाउट्स होंगे कि सर राष्ट्रपति का इलेक्शन होता कैसे है, तो हम उस पे आ जाते हैं कि इलेक्शन आखिरकार हो कैसे रहा है। ठीक है, देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, आवाज आ रही है ना? ओके, मैं यहां पे आपको अलग से बता रहा हूं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मान लो 5 कैंडिडेट्स खड़े हैं, ए बी सी डी ई। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो मेथड है, उस मेथड का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये मेथड का नाम एनडीए या सीडीएस दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रपति के इलेक्शन के मेथड का नाम है। अनुपातिक पद्धति एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा, हिंदी में भी बड़ा टिपिकल सा है, मैंने बताया आपको। ओके, अब ये है क्या, तो आप ध्यान दो। मान लो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं वो 5 खड़े हुए हैं, तो उन 5 के लिए जब वोटिंग होगी तो एमपी और एमएलए वोट डालेंगे बेटा, बिल्कुल सही बात। तो जब एमपी एमएलए वोट डालते हैं तो हर एमपी और हर एमएलए किसी एक को वोट नहीं डालता। मान लो एक एमपी ने वोट डाला तो हर एमपी और एमएलए अपना प्रेफरेंस वोट डालता है। क्या डालता है बेटा? प्रेफरेंस वोट। मानो एक एमपी ने बोला कि मैं पहले नंबर पे इसको राष्ट्रपति बनता हुआ देखना चाहता हूं, वो नहीं जीता तो दूसरे नंबर पे इसको,
तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको, पांचवें पे इसको। तो उस एमपी ने अपना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रेफरेंस वोट दिया, ठीक है। तो ये जो प्रेफरेंस डाली इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो हर एमपी और एमएलए यही प्रेफरेंस डालता है। मानो दूसरा कहता है 1 2 3 4 5, अगला कहता है 1 2 3 4 5, अगला कहता है 1 2 3 5 4, अगला कहता है 1 2 3 4 5। ऐसे करते करते हर एमपी एमएलए अपने वोट प्रेफरेंस डालेंगे। फिर इसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो नहीं जीतता। ध्यान रखना, बच्चों को लगता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि हर कैंडिडेट का फर्स्ट प्रेफरेंस वोट निकाला जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस काउंटिंग करेंगे 1 कितनी बार आया, फिर वो काउंट करने के बाद एक टोटल निकालेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट का, निकाल लिया। अब इलेक्शन कमीशन क्या करती है, एक इलेक्टोरल कोटा निकालती है बेटा। क्या निकालती है? इलेक्टोरल कोटा। अब आप कहोगे सर इलेक्टोरल कोटा क्या होता है? जैसे किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए, तो वैसे ही यहां पर किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए एक पासिंग परसेंटेज यानी कि एक पासिंग नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर करने पड़ते हैं। तो ये इलेक्टोरल कोटा यानी कि द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू विन द इलेक्शन। चुनाव जीतने के लिए कम से कम वो संख्या वोटों की कि भाई इतना वोट आप लाएंगे तो आप माने जाएंगे कि आप जीत गए, उसे ही कहा जाता है इलेक्टोरल कोटा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, मानो इलेक्टोरल कोटा था 50, कितना था? 50, और ये 50 ऐसे निकाला जाता है कि किसी दो व्यक्ति को 50 नहीं मिल सकता। तो मानो किसी व्यक्ति को मिले 20, किसी को मिले 10, किसी को मिले 5, किसी को मिले 8, तो अब आप देखें यहां पे कितने हो गए, 30 और 5 35, 42, और इसको फिर मिले 8, ऐसे मान लेते हैं। तो अभी कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता। अगर कोई भी कैंडिडेट इस इलेक्टोरल कोटा को क्रॉस नहीं कर पाता तो तब आता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का महत्व। क्या? जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट मिले होते हैं, और वो कौन है? तो आप कहेंगे सर सी। तो उस व्यक्ति के जो वोट थे, यानी कि 5 लोगों ने इसको पहली प्रेफरेंस दी, तो उन 5 व्यक्तियों के द्वारा दी गई सेकंड प्रेफरेंस को हम बाकियों में ट्रांसफर कर देते हैं, और यही क्रिया, इसी को कहते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग। और ये क्रिया तब तक चलती है जब तक कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट प्रॉपर कोटा को क्रॉस ना कर ले। तो यही कहलाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, क्योंकि सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति के वोटों को हमने बाकियों में ट्रांसफर कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, उसमें आपको मेथड जरूर याद करना है, इसमें इलेक्टोरल कोटा क्या होता है वो याद करना है। और एक चीज और ध्यान रखें, आपकी बुक में मेंशन है, जब भी कोई एमपी एमएलए वोट डालता है तो एक एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। उसका भी एक फॉर्मूला आपकी बुक में दिया है। द टोटल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है, यानी कि जिस राज्य में, जो उत्तराखंड है, यूपी है, तो उसकी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएस, उस राज्य में जितने एमएलए हैं। अब क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, एमएलए कम है, तो नंबर आता है बहुत बड़ा, तो इसीलिए इस फॉर्मूले में लिखा जाता है डिवाइड बाय 1000। वो जो डिवाइड बाय 1000 क्यों है? जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। फॉर्मूला तो सिर्फ इतना है, पॉपुलेशन को नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड कर दो, लेकिन संख्या बड़ी आती है तो हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से। तो इससे आपकी एक एमएलए की वैल्यू आती है, वोट की वैल्यू, फिर एमपी की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो ये फॉर्मूले भी थोड़ा सा अगर आप रीड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या ये क्लियर हुआ? श्योर एकदम? चलिए गुड। तो मैंने आपको इलेक्शन प्रोसीजर भी थोड़ा सा समझाया। तो आप ध्यान रखना, ये आर्टिकल 55 है, मैनर ऑफ इलेक्शन। राष्ट्रपति के मैनर ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के वोटर्स आर्टिकल 54। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो आप ये भी ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति इलेक्ट हो जाता है
तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए आ गया। क्या राष्ट्रपति को 5 साल से पहले हटाया जा सकता है? जी, आप कहेंगे यस, हटाया जा सकता है। तो आप उसमें प्रोसीजर आप देख लो, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनको हटाने की एक प्रक्रिया है। वो क्या है? पहली चीज, प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61 में दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया के बारे में, प्रोसेस के बारे में आर्टिकल 67 में दिया गया है। प्लस अब इसमें प्रक्रिया में होता क्या है? तो पहली चीज तो आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति के रिमूवल को हम कहते हैं इम्पीचमेंट। इट इज अ फॉर्मल प्रोसेस। इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया गया है, जबकि बाकियों के लिए वर्ड यूज किया गया है रिमूवल। अब प्रोसेस क्या है वो समझना। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहला आपको ध्यान रखना है, आपको लाना पड़ेगा एक बिल, इंट्रोड्यूस अ बिल। अब बिल लाना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, नहीं। आप ध्यान रखें, जब हम रिमूवल की बात करते हैं, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, कैग की, सुप्रीम कोर्ट जज की, हाई कोर्ट जज की, इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो इन सब को हटाने के लिए हम एक मेथड अपनाते हैं, उसका नाम है क्वासी जुडिशियल सिस्टम। क्या नाम है बेटा? क्वासी जुडिशियल सिस्टम। ये क्वासी का मतलब होता है अर्ध, हाफ। एक ऐसी निकाय, एक ऐसी संस्था जिसको हमने जुडिशरी जितने अधिकार दे दिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने बिल लाना है, तो बिल सवाल है आएगा कहां? तो आप कह सकते हैं कहीं भी ले आओ, चाहे लोकसभा ले आओ चाहे राज्यसभा ले आओ, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लाने के लिए आपको कम से कम चाहिए विद द सपोर्ट ऑफ, सपोर्ट चाहिए किसका? 1/4 मेंबर्स का। उस हाउस के, जिस हाउस में बिल आ रहा है, उस हाउस के 1/4 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। मानो बिल आ गया, 1/4 मेंबर ने सपोर्ट कर दिया, बिल स्पीकर या चेयरमैन को दे दिया। अब आप 14 दिन का प्रायर नोटिस, 14 डेज का एक प्रायर नोटिस आप दे देंगे। किसको दे देंगे? आप राष्ट्रपति को बता देंगे कि हम आपको हटाने की कार्रवाई करने वाले हैं। फिर 14 दिन बाद आप उस बिल पर जब चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो बिल को पास कराने के लिए उस हाउस से आपको चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। और जब आपने स्पेशल मेजॉरिटी से बिल को उस हाउस में पास करा लिया, तो फिर बिल जाएगा सेकंड हाउस में। बेटा कहां जाएगा? सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। जब दूसरे हाउस में भी सेम मेजॉरिटी से बिल पास होगा, तब राष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई पूरी होगी। और यहां मैं आपको बता दूं, जब मैं स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, तो अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पढ़ाया नहीं है। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। 6 प्रकार की, इन ऑल टोटल कहे तो 6 प्रकार की मेजॉरिटीज होती हैं, ठीक है। चलिए, ये तो प्रोसीजर था राष्ट्रपति का। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाने का कोई ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, बट हम वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाअभियोग, इंपीचमेंट ला सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है वो समझो। उपराष्ट्रपति को जब हटाना है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए नंबर 1 पॉइंट, आपको इंट्रोड्यूस अ बिल इन राज्यसभा। तो आप, ये थोड़ा सा पॉइंट यूनिक है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल हम लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का बिल केवल राज्यसभा ही शुरू कर सकती है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा इस बिल की शुरुआत नहीं कर सकती। अच्छा, इंट्रोड्यूस करने के लिए 1/4 मेंबर के सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, यह भी ध्यान रखना। दूसरा, 14 डेज का प्रायर नोटिस तो जाएगा, 14 दिन का एक नोटिस तो देंगे, सेम है। तीसरा, बिल को पास कराने के लिए आपको चाहिए यहां पर इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्या चाहिए बेटा? इफेक्टिव मेजॉरिटी। और फिर राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा से भी अप्रूव कराना पड़ेगा, अप्रूवल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में बिल शुरू नहीं हो सकता तो लोकसभा बिल जाएगा नहीं। बिल शुरू राज्यसभा में होगा, पास होने के बाद जाएगा लोकसभा और वहां से भी अप्रूव होगा, तब हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये हमने बात करी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने की। क्लियर हुआ बेटा?
तो मेरे को लगता है कि मैंने आपको फिलहाल अभी राष्ट्रपति को लेकर के, उपराष्ट्रपति को लेकर के आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको अभी सिर्फ शुरुआत करी है चैप्टर नंबर 5 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाना। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति के एब्सेंस में वैकेंसी में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति की पावर्स क्या है, राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर के डिस्प्यूट होता है तो क्या है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी, और अगर आपने इसको सच में एंजॉय किया है, आपको इंटरेस्टिंग लगी है, तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं। ग्राउंड जीरो की टीम के द्वारा जो भी क्लासेस आपको इस फ्री बैच में दी जा रही है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। और बेटा अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको हमारे नंबर्स दिख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पे कॉल करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अपने जो भी क्वेरीज हैं उनका जवाब भी हमसे मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन, जय हिंद बच्चों।